नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। पार्ट 2 को बनाने में थोड़ी देरी हो गई, क्षमा चाहूँगा। पर बात भ्रष्टाचार की ही होगी, क्योंकि पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही ज़्यादातर सबसे बड़ी समस्या है। सभी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार है, और वही अभी तक इस देश के सारी नागरिकों को जो उनका अधिकार था कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं को मिल जानी चाहिए थी, जो उनका अधिकार था, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम लोग के देश में फैला हुआ भ्रष्टाचार है। और वह जो पहले 10, 20, 30, 40 करोड़ रुपया तक सीमित था, जो किसी अधिकारी या किसी नौकरशाह या किसी बड़े उद्योगपतियों के यहाँ से पकड़ा जाता था या अखबार में या टीवी चैनलों पर दिखाई देता था, लेकिन अब वह 100, 200, 500 करोड़ रुपए की ओर जा रहा है। और एक कल्पना कीजिए कि एक आम आदमी जो है वह अपने बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा लालन पालन के लिए संघर्ष कर रहा है, और वह आवश्यकताएं में कटौती करता है, तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, और लेकिन फिर भी वह लगा हुआ है देश के लिए, हाड़ तोड़ जी तोड़ मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, और खेत खलिहान में, कल कारखानों में से पूंजी पैदा करता है, और वह पैसा सरकार के पास जाती है, और उससे देश का विकास होता है। और कुछ लोग इसे अपनी निजी जागीर, टैक्स चोरी कर, वह जो गतिशील पैसा होना चाहिए था, वह जो लोगों के विकास के काम में लगना चाहिए था, देश के विकास के लिए वह पैसा उपयोग में आता, उसे उसने अपने घरों में काला धन के रूप में, या कहिए टैक्स चोरी कर उसे अपने घरों में जाम कर देता है, उसे बक्सों के अंदर बंद करके तहखानों में कैद कर देता है। तो ये स्थितियाँ चिंताजनक है, और हम सबको ये डरा रही है कि आखिर वह वह गरीब के काम आता, गरीब के बच्चों के शिक्षा के काम में आता, या फिर उसके और भी बहुत सारे विकास के रास्ते खोलते, उसके रोज़गार के काम आता, तो वह उसके हिस्से का पैसा कुछ लोग अपने घरों में इकट्ठा करके कैद करके बंद करके रख लेते हैं। और पता नहीं, ये तो 1 या 2 या 5, 10 मामले हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि बिहार में भी बहुत सारे अफसरों के यहाँ आए दिन छापेमारी में हम देख रहे हैं, या और देश के अन्य हिस्सों में भी। समस्या तो सब जगह एक ही है, रोग एक ही है कि भ्रष्टाचार। तो इसका स्थायी निदान क्योर तो हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं कि देश जा रहा है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ अभी बाहर हैं, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेवार हैं, वे अभी तक आराम से राजनीति कर रही हैं, या खुलेआम कह सकते हैं कि अपना एजेंडा चला रहे हैं, परिवारवाद। इसके पूर्ण में वही वंशवाद है जो अभी भी हम सबको माने चारों ओर देखने को मिल रहा है, उसका नांगा नाच। और वे बेचैन हैं, वे हर वो कोशिश को अंजाम को कर रहे हैं, हर उस बात को दोहरा रहे हैं जिससे कि उनकी कुर्सी या उनकी राजनीतिक सत्ता उनके पास सुरक्षित रहे। और इस प्रकार का लूट, इस प्रकार का भ्रष्टाचार हम सब झेलते रहें, और वह जो हमारे लिए हमारे के हित की बात करके सत्ता में पहुंचते हैं, और कुछ लोगों की हित की बात, और उनके पास धन इकट्ठा होता जाता है, और वे ही ऐसे लोगों को पोसते पालते हैं, और उनसे एक प्रकार से अपना सारा जो कह सकते हैं कि सत्ता का संचालन
और धीरे धीरे उस काले धन को वे देश विदेश में उसको फैलाते हैं। चारों तरफ उनकी संपत्तियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, चारों तरफ उनको बहुत सारे देश में इनका संपत्ति जमीन जायदाद फैला हुआ है। तो वहाँ पर बहुत ही एक ज़बरदस्त हथौड़ा चलाने की ज़रूरत है। ये ऐसे लोग जब तक इनको सज़ा नहीं हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ये सत्ता राजनीति से बाहर नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक हम लोगों को ये सब झेलना पड़ सकता है। आम आदमी को अपने वोट की ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इन सब से निपटना है, बिना ये किए आपको राहत मिलने वाली नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जात से हों, किसी भी वर्ग से हों, आपको अपनी वोट की ताकत को एकजुट कर और ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे तत्वों को आपको बाहर करना ही होगा। और वे वंशवादी जो हैं अभी भी अपना घिनौना चेहरा लेकर के घूम रहे हैं, और जो अब तक हम लोग भ्रष्टाचार के नंगा रूप नाच देख रहे हैं, जो हमारे लिए हमारी हमें सारी सुविधाओं से वंचित किए हुए है, उस पर हथौड़ा आम आदमी को ही चलाना पड़ेगा, और वह है वोट की ताकत। तो परिवारवाद ने हमें यहाँ तक पहुँचा के इस मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया है कि अब अपना देश जो भारत है उसे एक नई ऊंचाई पर भारत भी पहुँच रहा है। तब भी हम नहीं कह सकते हैं कि हमें जो चाहिए था वह अभी मिल रहा है। इसके लिए हमें संघर्ष और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ताकत को थोड़ा और बिना पटे, बिना किसी तरह का लोभ लालच में आए आगे की ओर जाना होगा। परिवारवाद और वंशवादी, ये जब तक इन लोगों को सत्ता से हम लोग अस्थायी तौर पर इसका निदान नहीं निकाल लेते हैं कि राजनीति से इसको जब हम लोग जड़ से समाप्त कर पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हमारा लोकतंत्र जो है वह एक जो बुनियाद लोकतंत्र की होती है वह हम लोग उसे दे पाएंगे। वरना ये तो उसके आड़ में बस जातिवाद, परिवार, वर्ग विशेष, धर्म की राजनीति, या फिर कह सकते हैं कि ये सब चल जैसे कि ये लोग का अपना चल रहा है वही चलता रहेगा। तो परिवारवादी कौन है? और वही आज हिंदू और हिंदुत्व की भी बात कर रहे हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व की बात ज़रा सोचिए, ये ऐसे इन्हीं लोगों के देख रेख में पूरे देश में हर राज्य में एक प्रकार से क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, और बाद में परिवारवाद के रूप में बदल जाता है। परिवारवादी हो जाते हैं, वंशवादी हो जाते हैं, और वे इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं। लेकिन हाँ, ऐसे लोग ही आज हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। सोचिए, ये लोग हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है। लिंचिंग पर भाषण दे रहे हैं। अरे लिंचिंग इस देश में कब शुरू हुआ? लिंचिंग की शुरुआत तो तब होती है जब देश पर इस्लामी आक्रमण शुरू होता है और इस्लाम का सत्ता स्थापित होती है, और लाखों करोड़ों हिंदुओं को उसके अधिकार से वंचित कर या मार तलवार से काट दिया जाता है। उन्हें तो लिंचिंग तो उस काल को तो उस पर तो कुछ कोई नहीं कहा, ना इतिहास में उसे परिभाषित किया गया। इतिहास को भी तो हम लोग के सामने नहीं आने दिया। ये परिवारवादियों को ये इस वंशवादियों का ये था कि इसके आड़ में हम इसे इतिहास में नहीं आने देना, सबके सामने उसे महान बताना, अकबर महान। महाराणा प्रताप के ऊपर आपको ग्रेजुएशन की किताब में भी
एक पन्ना से ज़्यादा नहीं मिलेगा, एक पेज से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अकबर के ऊपर या औरंगजेब के ऊपर आपको पूरा किताब मिलेगा। सोचिए, वैसे वैसे इतिहासकार को वहाँ पर पहुँचाया गया जो 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 ये चाहते थे उसके अनुसार ही लिखे, और वे बड़े इतिहासकार कहलाए। हो सकता था कि उन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती, लेकिन वे लोग अपना नाक रगड़ते रहे दरबार में, दरबार उनको पुरस्कृत करता रहा। तो यहाँ पर हम लोग आज आकर खड़े हो गए हैं। अब सोचिए कि कहाँ से कहाँ महाशक्ति का दर्जा चीन को इन्हीं लोग का दे दिया, जब चीन के पास कोई शक्ति नहीं थी। जब हमारे पास आ रहा था अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद का, तो उसे चीन की ओर खिसका दिया गया, नहीं हमें नहीं चाहिए। तो चीन तो उसी दिन महाशक्ति हो गया, चीन को तो महाशक्ति उसी दिन दे दिया गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कश्मीर में पीओके का समस्या, और 24 से 36 घंटा में भारतीय फौज पूरा कश्मीर खाली करा लेती, लेकिन आप यूएनओ चले जाते हैं। कौन गया था यूएनओ कौन, काहे के लिए क्या जरूरत थी जाने की। इसके अलावा आप 71 में भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक मौका था, जब पाकिस्तान सरेंडर कर चुका था, तो हम पूरा कश्मीर समस्या का समाधान उसी समय कर लेते, या और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। तो वहाँ भी आप पाकिस्तान को हम लोग पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये सब किसकी देन है? यही इन्हीं वंशवादियों की देन है। और अब लिंचिंग की सबसे बड़ी लोग भाषण दे रहे हैं कि लिंचिंग इस देश में इसके पहले या उसके पहले नहीं था। लिंचिंग तो 1947 में, उसके बाद लिंचिंग तो 47 में हुआ। हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। तब उस पर तो अभी तक कुछ नहीं कोई कहता है, ना ही उसे पूरी तरह से। तो पाकिस्तान, अगर कल्पना कीजिए, यही परिवार अगर पाकिस्तान भारत में भी अगर मुसलमानों की संख्या, बहुसंख्यक होते मुसलमान, तब क्या होता है? इस परिवार को क्या भुट्टो वाली दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ी? अब तक तो इनको सज़ा मिल गई होती, लेकिन ये आराम से अपना मौज कर रहे हैं। अभी भी ये इतना कुछ, सब कुछ इस देश को तहस नहस करने के बाद इस सारा चीज़ की कैसे, किस तरह से हम इस देश में अपना पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कैसे साम्राज्य को स्थापित करते रहे हैं, कैसे ये ताली पीटती रहती हैं। इनका युवराज इनके सामने हिंदू और हिंदुत्व को गाली देता है, और मंच पर ये बैठ करके ताली पीट रही होती है राजमाता सोनिया गांधी। ये है इन सबों का ये काला सच। तो इस पर आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से, कैसे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। लिंचिंग जो है वह हिंदुओं का भी हो रहा है, मुसलमानों का भी हुआ है, अभी भी चल रहा है। लिंचिंग लिंचिंग कब रुका है? लिंचिंग तो हम ये कह सकते हैं कि लिंचिंग से किसी एक खास समुदाय को या कि किसी खास धर्म को, माने किसी का भी लिंचिंग नहीं होना चाहिए। भीड़ द्वारा हिंसक भीड़ का अगर किसी को भी मार देती है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन यह तो 84 में हुआ। इसके पहले हजारों सैकड़ों दंगे इस देश में दर्ज हैं, उसमें क्या हुआ था? वो भी तो लिंचिंग ही था, वो तो बड़ा लिंचिंग था। अब तो इक्का दुक्का कहीं घटनाएं अगर घट जा रही हैं तो वो तो उसे भी नहीं होना चाहिए। तो बड़े अपराधियों की सज़ा देने की ज़रूरत है। जो बड़ी मछलियां हैं, जो इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं, इनको हमको पकड़ना पड़ेगा, इनको कटघरा में खड़ा करना पड़ेगा। और उसके लिए सारी ताकत को लगा करके इनके पीछे सारी एजेंसियों को एक साथ एकजुट करके, अदालत को भी, कि कैसे एक टाइम फ्रेम में, कम समय में, जो ये लोग दोषी लोग निर्दोष बन करके आज जनता को फिर से अभी भी ठग रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हमको सत्ता दो, हम तुम्हारे हमारी विरासत है ये, हमसे सत्ता कैसे ले ली जाएगी? हम तो इस देश को
हमारा देश ये एक हम लोग तो इसी के लिए जन्म लिए हैं। तो ये स्थितियाँ हम लोग भी कमोबेश अपने वोट की ताकत से बदलना ही होगा। और इस एक एक वोट की कीमत है। हर लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारा वोट किसी ऐसे लोगों के पास न जाए। और देश में और भी समस्याएं हैं, लेकिन इन लोगों को सही रास्ते पर लाने का एक ही तरीका है कि अपना वोट या इनके पीछे समय ना दिए अपना गंवाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।